हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए टोपोलॉजी क्या होती है और टोपो आइसोमरेजेज एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। जब मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि टोपो आइसोमरेजेज के बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डीएनए टोपोलॉजी क्या होती है, लिंकिंग नंबर क्या होते हैं, ट्विस्ट क्या होते हैं, रीड्स क्या होती हैं एंड आइसोमरेजेज एंजाइम टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक्स के साथ में। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए टोपोलॉजी के बारे में। देखो, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप नेचर के अंदर कोई भी चीज उठा के देखो, कोई भी चीज, तो उसकी एक पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूर मिलेगी और वही उसकी टोपोलॉजी कहलाती है। एक परमानेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम टोपोलॉजी कहते हैं, जो तभी चेंज हो सकती है जब उसे तोड़ा जाए, यानी कि बिना डैमेज के टोपोलॉजी चेंज नहीं होती है। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करो कि एक चेयर है। अब वो चेयर कैसी दिखती है? आप उस चेयर को सीधी रखो, उल्टी रखो, टेढ़ी रखो, उसकी जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो वही रहेगी। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चेयर की टोपोलॉजी। अब यदि आपने चेयर का कोई एक पार्ट तोड़ दिया और उसको अलग जगह जोड़ दिया तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। अदरवाइज जो मेन स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होती है, वो उसकी टोपोलॉजी होती है। जैसे सपोज करो कि कोई डीएनए है और वो डीएनए लीनियर डीएनए है, तो जो लीनियर डीएनए होता है ये स्ट्रक्चर इसकी टोपोलॉजी है। और कोई मान लीजिए सर्कुलर डीएनए है, तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर इसकी टोपोलॉजी है। अब जीनोम में जब पैकिंग होती है तो पैकिंग के दौरान ये डीएनए जो है वो एकदम से पैक हो जाता है, वो सुपर कोइल्स, रीड्स, वो सारी चीजें हैं। और ऐसे ही ये वाला डीएनए जो सर्कुलर डीएनए है, ये डीएनए भी इस तरीके से सुपर कोइल्ड हो जाएगा, तो वो सुपर कोइलिंग में चला जाएगा। टोपोलॉजी किसे कहते हैं वो समझ में आया आप लोगों को? टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट की एक प्राइमरी परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनी एलिमेंट which can be changed, which can be changed only upon damage, only upon damage। अब जैसे सर्कुलर डीएनए है, आप उसको कितना ही पैक कर दो लेकिन वो सर्कुलर ही है। जब तक उसको तोड़ के, उसको छोटा करके या उसमें इंसर्ट करके, जीन बड़ा करके ना चेंज किया जाए तब तक वो वैसा ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। तो ये कहलाती है उसकी टोपोलॉजी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस टोपोलॉजी को समझेंगे आगे। और एक बार ये स्ट्रक्चर देखो और इसमें आपको सुपर कोइलिंग किसे कहते हैं वो समझ में आएगा। एक जो पहले पुराने जमाने में चलते थे, फोन चलते थे, टेलीफोन्स, उसका वायर है जो सिंपल आपको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज नोन एज कॉइल। और जब ये स्प्रिंग अपने ही ऊपर और कॉइल हो जाती है तो उसे कहते हैं सुपर कॉइल। कॉइलिंग ऑन कॉइल, इसे कहते हैं अपन सुपर कॉइल। ठीक। अब ये सुपर कॉइल दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो ये हुआ अपने पास में एक टर्म आता है, इसका नाम है
कंस्ट्रेन्ड टोपोलॉजी। कंस्ट्रेन्ड टोपोलॉजी का मतलब हो गया फिक्स्ड टोपोलॉजी। फिक्स्ड टोपोलॉजी जैसे कि एक कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर कितने टर्न्स हैं वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कितने ट्विस्ट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट टोपोलॉजी। आगे अभी और आएगा, मैं आपको और समझाऊंगा। अब उसके बाद बात करते हैं लिंकिंग नंबर क्या होता है। और ये टेक्स्ट जो सामने लिखा है उसको पढ़ने से पहले मेरी बात सुनो, बिल्कुल मत पढ़ो उसको, मैं आपको ये समझा दूंगा, पढ़ के समझा दूंगा सारा। पहले जो मैं बोल रहा हूं पहले वो सुनो। एक बार ऐसे इमेजिन करो कि एक डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, और उसके एक स्ट्रैंड को लेट सपोज मैंने एक बार सीधा बना लिया, आपको समझाने के लिए सीधा बना लिया, ठीक है। अब ये जो एक स्ट्रैंड है इसके चारों तरफ दूसरा स्ट्रैंड है वो लिपटा हुआ है ऐसे, ये दूसरा स्ट्रैंड इसके चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ है, समझ पा रहे हो? ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये एक टर्न है, वन टर्न, जिसके अंदर एक बार मान लीजिए 10 बेस पेयर्स है। वैसे यदि मैं बी डीएनए की बात करूं तो 10.5 होते हैं, पर एक बार मैं आपको 10 बेस पेयर का समझा देता हूं ताकि अपने को एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन आपको ये समझ में आ जाएगी। ये डीएनए है जिसका एक स्ट्रैंड एकदम सीधा कर दिया मैंने। अब मैं आपको एक सिंपल सी टास्क देता हूं, एक स्ट्रैंड सीधा हो चुका है, आपको दूसरा स्ट्रैंड हाथ से पकड़ना है, और एक स्ट्रैंड सीधा है, और आपको दूसरे स्ट्रैंड को घुमा करके पूरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है। चीज समझ में आई आपको क्या करना है? एक स्ट्रैंड तो सीधा है, मान लो एक रस्सी लटकी हुई है सीधी, और दूसरी रस्सी उसके लिपटी हुई है, तो आपको क्या करना है? दूसरी रस्सी को पकड़ के खोलना है। आप कितनी बार ऐसे टर्न करोगे कि दोनों रस्सियां सेपरेट हो जाए, वो नंबर ऑफ टर्न्स को बोलते हैं लिंकिंग नंबर। अब डीएनए के पर्पज से समझिए, एक टर्न से 10 बेस पेयर खुल जाएंगे, तो आप लिंकिंग नंबर कैसे निकाल सकते हो? उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास में, वो भी समझा दूंगा। चीज समझ में आई? लिंकिंग नंबर किसको कहते हैं? डीएनए के दोनों हेलिक्स को, यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को यदि सेपरेट करना है, तो एक स्ट्रैंड को दूसरे के कितने बार टर्न करना पड़ेगा चारों तरफ? आप पढ़ लो ये, चाहे से आपने पढ़ लिया, मेरे को पता है। द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के सामने से पास करना पड़ेगा ताकि दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, उसे लिंकिंग नंबर कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल लीजिए। मान लो कि ये जो डीएनए है इसके अंदर टोटल 100 बेस पेयर्स हैं, टोटल 100 बेस पेयर, और यदि एक बार आपने ऐसे टर्न किया तो 10 बेस पेयर खुल जाएंगे। तो आप बताओ कितनी बार टर्न करना पड़ेगा आपको? समझ में आया ना ये बात? तो लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया? लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू, लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए डिवाइडेड बाय number of base pairs in
1 टर्न। एक टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं और टोटल कितने हैं? तो यहां पे लिंकिंग नंबर, इसको शॉर्ट में एल के लिखते हैं, एल के मतलब लिंकिंग नंबर। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि इस डीएनए का लिंकिंग नंबर 10 है। आप 10 बार ऐसे घुमा दोगे एक स्ट्रैंड को तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज लिंकिंग नंबर। ठीक है, ये इतना सा आपको लिंकिंग नंबर में ध्यान रखना है। अब आपको मैं आगे बताने वाला हूं, उससे पहले एक फॉर्मूला समझिए। और लिंकिंग नंबर दो चीजों पे डिपेंड करता है, ट्विस्ट प्लस रीथ। ये क्या होते हैं मैं वो भी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ट्विस्ट और ये है रीथ। ट्विस्ट एंड रीथ। लिंकिंग नंबर दो चीजों पे डिपेंड करेगा और ट्विस्ट एंड रीथ में से सबसे पहले अपन ट्विस्ट की बात करते हैं। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट का सबसे सिंपल मतलब बताऊं तो टर्न। एक टर्न मतलब एक ट्विस्ट। जैसे फॉर बी डीएनए, वन ट्विस्ट का मतलब होता है 10.5 बेस पेयर्स। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो इमेज रहे कि अपने को ट्विस्ट का मतलब क्या लेना है। ट्विस्ट कितनी बार घूमा, द नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स वन स्ट्रैंड अबाउट द अदर, उसको बोलते हैं ट्विस्ट। एक स्ट्रैंड के चारों तरफ कितने टर्न्स हैं वो टोटल ट्विस्ट का नंबर कहलाता है। समझ में आई ये चीज आपको? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक लीनियर डीएनए की बात करते हैं। लीनियर डीएनए, ठीक, और एक सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं। और ये लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए अभी के लिए तो एकदम से रिलैक्स है, यानी इनमें कॉइलिंग तो है पर सुपर कॉइलिंग नहीं है। ये डीएनए एकदम से रिलैक्स कंडीशन में है, इनको बोलते हैं रिलैक्स्ड डीएनए। यानी कि सुपर कॉइलिंग इनमें एब्सेंट, कोई सुपर कॉइलिंग इनके अंदर नहीं है। सपोज करिए कि इस डीएनए के अंदर 100 बेस पेयर्स हैं और इस डीएनए के अंदर भी 100 बेस पेयर्स हैं, और मैं आपको यह कहता हूं कि यहां दोनों में एक ट्विस्ट में 10 बेस पेयर्स हैं और यहां पर भी एक ट्विस्ट में 10 बेस पेयर्स हैं। तो आप बताइए कितने टोटल ट्विस्ट है यहां पे? वही लिंकिंग नंबर जितना ही आएगा। अगर मैं दोनों के लिए बात कर रहे हैं, अगर 10 बेस पेयर्स आर इक्वल टू 1 ट्विस्ट, तो 100 बेस पेयर्स आर इक्वल टू 10 ट्विस्ट। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब इस डीएनए के अंदर जितने लिंकिंग नंबर हैं उतने ही ट्विस्ट भी हैं। तो यहां से एक बात आपको यह समझनी है कि रिलैक्स्ड डीएनए में ट्विस्ट और लिंकिंग नंबर एक ही होते हैं। ये सुपर कॉइलिंग एब्सेंट है, इसका मतलब इसमें रीथ है वो 0 है। और हमारा फॉर्मूला क्या था? इस फॉर्मूला के अंदर अगर रीथ की वैल्यू 0 रखोगे तो लिंकिंग नंबर ट्विस्ट एक, तो एक ही बात हो गई। चीज समझ में आई आपको? तो आप ये चीज याद रखना, फॉर रिलैक्स्ड डीएनए, फॉर रिलैक्स्ड डीएनए लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्ट, दोनों एक ही बात होती है।
अब अपन बात करते हैं सुपर कोइलिंग की। मान लीजिए कि वो जो लीनियर डीएनए है, वो लीनियर डीएनए इस प्रकार से अपने खुद के ऊपर एक बार सुपर कोइल हो गया, और जो ये सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए भी मान लीजिए कि एक बार इस अपने ऊपर ऐसे सुपर कोइल हो गया। तो अब यहां पर कितनी सुपर कोइलिंग आई है? सुपर कोइलिंग का आपको कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ सुपर कॉइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉसेस इन डीएनए। जैसे समझो, क्रॉस का मतलब एक दूसरे को कट करना। यहां देखो, ये एक क्रॉस दिख रहा है आपको, इसमें एक सुपर कोइलिंग है। यहां पे देखो, एक बार यहां क्रॉस दिख रहा है, एक बार यहां पे क्रॉस दिख रहा है, यहां दो सुपर कोइलिंग है। तो यहां पे जो रीथ है या सुपर कोइलिंग है, ये दो है, और यहां पे सुपर कोइलिंग है वो एक है। तो ये चीज समझनी है। फिर पॉजिटिव सुपर कोइलिंग क्या होती है और नेगेटिव क्या होती है वो भी समझाऊंगा। अब रीथ के ऊपर आते हैं। रीथ का सिंपल मतलब होता है सुपर कोइलिंग। रीथ मीन्स सुपर कोइलिंग। चलिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सर्कुलर डीएनए में आसानी से समझ में आएगी, बाकी और कोई बात नहीं है। एक होती है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, एक होती है नेगेटिव सुपर कोइलिंग। दोनों में अंतर समझिए। मान लो कि ये है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, और ये है एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ये तो अभी रिलैक्स्ड डीएनए है, यहां तो किसी प्रकार की कोई भी सुपर कोइलिंग वगैरह है ही नहीं है। अब क्या होता है कि ये डीएनए राइट हैंडेड मैनर के अंदर और ज्यादा कोइल हो जाता है। राइट हैंडेड सुपर कॉइल्स, और इसमें आते हैं लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइल्स। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको। जो नल होती है, और वो भी जो पहले ऐसी नल आती थी ना, एक जिसपे पकड़ने का हाथ से ऐसे होता था, चपटा सा, ठीक है, जिसको पकड़ के ऐसे अपने हाथ से, यहां से पकड़ के ऐसे और ऐसे खोलते थे। अगर आप इसको पकड़ के ऐसे खोल देते हो तो आपने लेफ्ट साइड में टर्न किया, लेफ्ट, और यदि आप ऐसे खोलते हो तो राइट साइड में हुआ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस प्रकार से सुपर कॉइल हो जाएगा, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो गई है। और यदि ये डीएनए इस प्रकार से सुपर कॉइल हो जाएगा,
तो इसे कहते हैं नेगेटिव सुपर कोइलिंग। अब दोनों की सुपर कोइलिंग का फर्क क्या पड़ेगा? दोनों की सुपर कोइलिंग का फर्क यह पड़ेगा, यदि पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, तो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को के अंदर ज्यादा ट्विस्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, मोर ट्विस्ट। और जब नेगेटिव सुपर कोइलिंग आती है तो कुछ ट्विस्ट खुल जाते हैं, तो ट्विस्ट का नंबर डिक्रीज हो जाता है, लेस ट्विस्ट। आप समझने की कोशिश करें, जब एक टेलीफोन का तार है, उस टेलीफोन का तार तो एक तो पहले से ही कॉइल्ड है, अगर आप उस कॉइल्ड तार को उल्टी डायरेक्शन के अंदर और कॉइल करो जबरदस्ती, तो आप देखना कि जो पहले वाली कॉइलिंग है वो थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। करके देख लेना। आपके पास में यदि स्पाइरल तार है, वो बिजली वाला, जो पहले से एक बार है हेलिकल फॉर्म के अंदर है, यदि आप उसको नेगेटिव, उसको जैसे ये तार है, सपोज करना आपके पास में, ये करके देखना अगर हो सके पॉसिबल एक्सपेरिमेंट, तो जैसे ये आपके पास में तार है, ठीक है। अब आप क्या करना, इस तार को अपने हाथ में ऐसे लेना कि दोनों एंड्स आप एक हाथ में बंद कर लो, ये आपके हाथ में आ गए, समझ पा रहे हो, ये आपके हाथ में आ गए, लूप बन गया। अब आप इस तार को पकड़ के ऐसे उल्टा घुमाना, जब आप इसको उल्टा घुमाओगे तो कुछ टर्न्स इसके खुल जाएंगे, और जब आप इसको और ज्यादा मरोड़ोगे राइट हैंड साइड के अंदर, तो कुछ टर्न्स और ज्यादा लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली समझ सकते हैं अपन अगर आप करके देखो तो। वो तार के दोनों एंड्स को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना, और ये तार जो है वो आपके हाथ में इस तरीके से आ जाएगा। लेट मी शो यू, ये तार ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे। और अब यदि आप इसको और ऐसे कॉइल करोगे ना ऐसे, तो जो पहले वाले कॉइलिंग है, अब जैसे यही मान लो कि ये डबल हेलिकल है, अब मैं इसको अपने हाथ में पकड़ता हूं, अगर मैं इसको ऐसे खोलूं करूंगा तो जो पहले वाले टर्न्स है ना, वो टर्न्स खुल जाएंगे, और यदि मैं इसको ऐसे करूंगा तो और ज्यादा लग जाएंगे। ये चीज आप करके देखना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सुपर कोइलिंग की कहानी है। अब आपसे एग्जाम में मैक्सिमम क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। मैक्सिमम चीजें क्या पूछी जा सकती है वो मैं आपको बता सकता हूं। देखो, ये एक रिलैक्स्ड डीएनए है, इसमें नंबरिंग दे रखी है 1, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां से लेके यहां तक डीएनए को खोलोगे तो 5 बार घुमाना पड़ेगा, ऐसे करके आपको यूं समझा रखा है ये, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो यहां से लेके यहां तक करोगे तो 36 बार हो जाएगा। सबके अंदर आपको दिया गया है कि लिंकिंग नंबर है वो 36 है, यहां लिंकिंग नंबर 32 है, और यहां भी लिंकिंग नंबर 32 है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आप दो को कंपेयर करो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर तो सेम है, और दोनों के दोनों सर्कुलर डीएनए है। इसका मतलब यहां पर लिंकिंग नंबर तो सेम ही रहने वाला है, पर एक में लिंकिंग नंबर कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग है। तो नेगेटिव सुपर कोइलिंग जब हुई तो 4 टर्न्स खुल गए, 4 टर्न्स खुल गए। यहां पे ये रिलैक्स्ड डीएनए है, तो इसलिए जितना ट्विस्ट है उतना ही लिंकिंग नंबर है। और यहां पर क्या हुआ? नेगेटिव सुपर कोइलिंग के कारण, नेगेटिव सुपर कोइलिंग, ये है नेगेटिव सुपर कोइलिंग। देखो, एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस, चौथा क्रॉस, 4 क्रॉस है ना, इसका मतलब यहां 4 बार नेगेटिव सुपर कोइलिंग। हां, ये कैसे पता चला नेगेटिव हुई है? तो ये यहां दे रखा है लिंकिंग नंबर कम हो गया, इसलिए। अगर ये पॉजिटिव होती ना 4 बार, तो 4 टर्न्स बढ़ जाते, लिंकिंग नंबर आता आपका 32, 36 और 4 कितना, 40 आता है ये। तो ये तो आपको ऐसे ही मिलेगा। 3 चीज है, लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट और रीड्स, इसमें से 2 दी जाएगी, 1 पूछी जाएगी।
या हो सकता है कि एक आपको निकालनी पड़े, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न, वो करके आपको निकालना पड़े। तीसरा डायग्राम देखो, तीसरे डायग्राम में क्या हुआ, तीसरे डायग्राम के अंदर लिंकिंग नंबर कम हो गया, 4 कम हो गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि यहां 4 टर्न खुल चुके हैं, यहां 4 टर्न खुल चुके पहले से ही, इसलिए कम हो गया, वरना ये कम नहीं होता। तो आपको ये चीज एग्जाम के अंदर मैक्स टू मैक्स पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं एल के जीरो की। एल के जीरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नंबर, लिंकिंग नंबर्स ऑफ फुल्ली रिलैक्स्ड कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जैसे अभी आपको यहां पे ये फुल्ली रिलैक्स्ड है ना डीएनए, इसके अंदर जो लिंकिंग नंबर है, यहां लिंकिंग नंबर एल के जीरो भी कहलाता है, यानी कि यहां लिंकिंग नंबर ही एल के जीरो है, और यहां पे लिंकिंग नंबर कम हो गया, 32 हो गया। मैं आप एक बार इसको एग्जाम्पल 1 बोल देता हूं और इसको एग्जाम्पल 2 बोल देता हूं, ताकि अपने को समझ में आ जाए एल के जीरो की कहानी क्या होने वाली है। वो हमारे एग्जाम्पल 1 के अंदर एल के था 36, और यही एल के ही एल के जीरो भी है, एल के जीरो, राइट। और जो एग्जाम्पल 2 है उसमें एल के है वो 32 है। हम यहां एल के जीरो की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एल के जीरो क्या है? रिलैक्स्ड कंडीशन वाला जो डीएनए है उसका लिंकिंग नंबर है, वो एल के जीरो है। तो अभी अपन ये वाली बात यहां पे कर नहीं सकते। समझ में आई चीज आपको? फिर आगे समझते हैं। जब हम लिंकिंग नंबर की बात करते हैं तो आपको एक और चीज समझ में आएगी, डेल एल के लिंकिंग नंबर में डिफरेंस, वो क्या होता है? डेल एल के का मतलब होता है डिफरेंस इन लिंकिंग नंबर बिटवीन रिलैक्स्ड एंड सुपरकॉइल्ड डीएनए। तो ये हो गया डिफरेंस इन लिंकिंग नंबर ऑफ रिलैक्स्ड एंड सुपरकॉइल्ड डीएनए। जैसे डेल एल के को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एल के माइनस एल के जीरो, एल के माइनस एल के जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 एंड 2 के हिसाब से बात करें, एग्जाम्पल 1 और 2 के हिसाब से लिंकिंग नंबर है 36, सॉरी लिंकिंग नंबर है 32, और जब सुपर कॉइलिंग रिलैक्स कंडीशन होती है तो एल के जीरो है 36, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? -4 का, -4 आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अगर ये पॉजिटिव होती ना तो फिर ये पॉजिटिव में आ जाता केस सारा का सारा। सो अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का केस। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग से लिंकिंग नंबर कम होते हैं और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से लिंकिंग नंबर बढ़ते हैं। वो नल खोलने वाली सी बात है। इस नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए को देखो, इसको पकड़ोगे और ऐसे करोगे तो ये खुल जाएगा, और उसको पकड़ के ऐसे करोगे तब वो खुलेगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कैसे होती है? रिलैक्स कंडीशन में इसमें 200 टर्न्स है, लेकिन जब आपने इसको नेगेटिव वे के अंदर टर्न किया तो 2 खुल गए, 2 बार टर्न किया तो 2 खुल गए, 3 बार करते 3 खुल जाते, और यहां पे टर्न किया तो 2 बढ़ गए, क्योंकि आपने और ज्यादा इसको पॉजिटिवली सुपर कॉइल कर दिया है। ये छोटा सा केस होता है। अब एक और चीज बताता हूं आपको मैं, कुछ चीजें हैं वो नोट डाल के लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके पहले अपन को एक चीज समझनी है। देखो, पहली चीज तो ये है कि एल के, डेल एल के
एंड LK0 ये डिपेंड करते हैं ऑन द लेंथ ऑफ DNA, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ DNA। और जाहिर सी बात है कि ये चीजें तो DNA की लेंथ पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि DNA जितना लंबा होगा टर्न्स तो उतने ज्यादा ही आने वाले हैं, तो ये DNA की लेंथ पे डिपेंड करती है। एक चीज और होती है जिसे कहते हैं सुपर हेलिकल डेंसिटी, सुपर हेलिकल डेंसिटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो बिटवीन डेल LK एंड LK0। डिफरेंस और रिलैक्स्ड कंडीशन के अंदर जो लिंकिंग नंबर है वो रेशियो आता है, उसे हम कहते हैं सुपर हेलिकल डेंसिटी। तो ये हुआ अपने पास में एक सिंपल सा केस। चलिए अब बात करते हैं आगे, अपन नोट डाल के जो लिखा था उसमें बता देता हूं मैं। देखो, अगर कोई प्रोकैरियोट है और कोई यूकैरियोट है जिसका DNA सर्कुलर है, सर्कुलर DNA है, तो ये दोनों DNA के अंदर सिग्मा की वैल्यू होती है माइनस में 0.06। प्रोकैरियोट का DNA तो ऑलरेडी सर्कुलर ही होने वाला है, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर होगा, लेकिन जो ये DNA है यूकैरियोट का, अगर कोई यूकैरियोट सर्कुलर DNA वाला है तो उसका सिग्मा वैल्यू होती है माइनस में 0.06। एक चीज, दूसरी चीज और बताता हूं मैं आपको, जो न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं ना, न्यूक्लियोसोम्स नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव सुपर कोइलिंग, ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोसोम होंगे उनको नेगेटिव लेफ्ट हैंडेड मैनर के अंदर लपेटा जाता है उनके ऊपर DNA, ताकि कुछ टर्न्स हैं वो खुल जाए। तो ये कहानी होती है, आपको इतना याद करना है। फिर बात करते हैं एंजाइम की, बहुत खास टाइप का एंजाइम है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेजेस। टोपोआइसोमेरेजेस दोनों के अंदर पाए जाते हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। DNA रेप्लिकेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टोपोआइसोमरेज है वो रेप्लिकेशन फोर्क के आगे काम करते हैं और एक्सेसिव सुपर कॉइल को रिलैक्स करते हैं। आपको एक टेबल दी जा रही है, उस टेबल के अंदर आपको थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूं, बाकी अपन आगे भी बात करेंगे क्या होते हैं कैसे। देखो क्या क्या याद रखना है आपको, दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप के होते हैं। अब जो टाइप 1 है उसकी 3 क्लासेस होती हैं, A1 AB AC, और 2 है उसकी 2 क्लास होती है, 2A 2B। फिर टाइप 1 का जो A1 है वो स्ट्रैंड को पास कराता है, एक कट लगेगा, अभी और बताऊंगा आगे, एक कट लगेगा और दूसरा स्ट्रैंड उस कट से पास चला जाएगा। और जो B और C है वो सिवलेज का काम करते हैं। फिर उसके बाद में जो मतलब एग्जाम्पल है 1A का, वो है टोपोआइसोमरेज 1 और 3 और रिवर्स गायरेज। ये रिवर्स गायरेज क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा, अभी एक बार आप सुन लो ध्यान से खाली बातें। और B के अंदर आते हैं 1B और 1C के अंदर आता है 5 वाला। आपको एक चीज खास बता देता हूं कि जो टाइप 1 होते हैं ना उसमें ओड नंबर वाले टोपोआइसोमरेज है, ओड नंबर वाले, और जो सेकंड वाले हैं उनमें सब में इवन नंबर वाले होते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। जैसे 1A है वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करता है, जो 3 है वो भी नेगेटिव सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करता है। ये ATP को यूज करते हैं कब, जब
इंट्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। ये गायरेज के बारे में है, मैं आपको गायरेज अलग से बताने वाला हूं, तो एक बार ये टेबल छोटी सी है, इसको पढ़ लीजिए आप। अब दोनों क्लासेस के अंदर टाइप 1 एंड टाइप 2 है, उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। देखो 1 और 2 में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताता हूं। 1 सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक लगाते हैं, दे क्रिएट सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, और जो 2 होते हैं वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगाते हैं, दे क्रिएट डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगाते हैं। फिर उसके बाद में जो टाइप 1 वाले हैं ये एटीपी यूज नहीं करते, डू नॉट यूज एटीपी, डू नॉट यूज एटीपी, और ये यूज करते हैं एटीपी, ये एटीपी यूज करेंगे। फिर उसके बाद में टाइप 1 वालों की खास बात यह है कि ये इंक्रीज करते हैं लिंकिंग नंबर, इंक्रीज एल के बाई +1। अगर इन्होंने काम किया तो एक लिंकिंग नंबर बढ़ जाएगा, और ये जब काम करते हैं तो 2 लिंकिंग नंबर बढ़ जाते हैं। दे इंक्रीज एल के बाई +2, ये 2 से बढ़ाते हैं लिंकिंग नंबर को। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जो टाइप 1 है, टाइप 2 है, उसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है गायरेज का। गायरेज, गायरेज बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक टोपोआइसोमरेज है, और इसकी खास बात यह होती है कि ये इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कोइलिंग, इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कोइलिंग, नेगेटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये लिंकिंग नंबर को कम कर रहा है, और जिसके कारण जो है वो इजीली डीएनए सेपरेट हो जाएगा, और डीएनए सेपरेट यदि हो गया तो आराम से रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। अब उसके बाद में दूसरे देखो, इधर की साइड में एक एग्जांपल आएगा रिवर्स गायरेज का, नाम से भी देखो स्पष्ट है, रिवर्स गायरेज। पहली बात ये रिवर्स है, और ये पाया जाता है थर्मो एसिडोफिल्स के अंदर। जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले गर्म पानी के झरनों में रहते हैं, उनमें पाया जाता है। नाम देखो इसका रिवर्स गायरेज, ये गायरेज का उल्टा काम करता है, तो ये इंट्रोड्यूस करता है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। ये पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, और पॉजिटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस होगी तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस होगी तो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल डीएनए अगेंस्ट टेम्परेचर। हाँ, रिवर्स गायरेज यूज करेगा एटीपी को, क्योंकि इसको पॉजिटिवली सुपर कोइलिंग करके दिखानी है, तो ये जरूर इंट्रोड्यूस करता है, यूज करता है एटीपी को। तो ये एक तो बात हो गई अपनी रिवर्स गायरेज और गायरेज के बारे में। अब देखो इनके दोनों का काम करने का तरीका समझने की कोशिश करना। जैसे ये डबल हेलिकल डीएनए है, तो जो टोपोआइसोमरेज 1 है, 1 क्लास वाले, वो एक स्ट्रैंड को कट लगाते हैं, ये कट लग गया, जहां से कट लगता है उसको कहते हैं जी सेगमेंट। जी का मतलब होता है गेट, ये एक गेट बन गया, इसके आर पार जाएंगे। और इधर वाला जो डीएनए है इसको बोलते हैं टी सेगमेंट, टी सेगमेंट। टी का मतलब होता है टारगेट, ये टारगेट है, इसको पकड़ के उधर ले जाओ,
आप खुद इमेजिन करो, दो रस्सी है, ठीक, एक रस्सी बीच में से कट गई, तो जो दूसरी वाली रस्सी है साबुत, उसको पकड़ के कटे हुए पार्ट से उधर ले जाओ, फिर वापस जोड़ दो। तो यहां पे टोपोआइसोमरेज 1 ने क्या किया, जो टी सेगमेंट है उस टी सेगमेंट को इधर ले गया, ये इस साइड में, और इस साइड में ले जाने के बाद में वापस से यहां से सील कर दिया। तो इसने क्या किया, एक लिंकिंग नंबर बढ़ा दिया है। ये ऐसे काम करते हैं। अब इनका काम करने का थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा मैं। जैसे ये कोई टोपोआइसोमरेज सेकंड है, ये क्या करता है, ये डबल स्टैंड ब्रेक लगाता है। जहां ब्रेक लगेगा वो तो हो जाएगा जी सेगमेंट और ये हो जाएगा टी सेगमेंट। अभी आप देखो कि ये वाली लाइन है वो ऊपर है, ये डीएनए ऊपर है, पर अब ये डीएनए जो है वो नीचे चला गया और नीचे वाला डीएनए वो ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से काम करते हैं ये हुआ अपने पास में टाइप 2 के काम करने का तरीका। एक और चीज बताता हूं, देखो एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथिडियम आयन। ये डीएनए को खोलते हैं। कैसे खोलते हैं, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखो। इथिडियम एक बहुत बड़े साइज का लार्ज मल्टी रिंग्ड, देखो कितनी सारी रिंग है इसमें, 1 2 3 4 मल्टी रिंग्ड, ये फ्लैट है क्योंकि चारों की चारों रिंग है वो एक प्लेन में है, तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। और ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है। इथिडियम के इतने करेक्टर हो गए, इसलिए ये इथिडियम इंटरकैलेट करता है डीएनए को, इंटरकैलेट डीएनए, क्योंकि ये एक सीधा प्लेट की तरह है, तो ये डीएनए के अंदर घुस जाएगा। यहां पे जैसे ये अंदर चला गया, जैसे ये अंदर जाता है ना, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज बड़ी होने के कारण बेस पेयर्स टूट जाते हैं। आप एक चीज समझ के देखिए कि मैं आपको लेट सपोज कहता हूं कि ये डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस इतनी है, ठीक है, कहीं प्यूरिन है कहीं पिरिमिडीन है, ऐसे ओवरऑल। अब मैं आपसे कहूं कि इतना बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, वो उसके अंदर फंसाना है, तो जहां पे आप डीएनए में इतना बड़ा मॉलिक्यूल अंदर इंसर्ट करोगे, तो डीएनए तो उस जगह से थोड़ा सा अनवाइंड हो जाएगा, बेस पेयर टूट जाएंगे। समझ में आई बात। तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, इथिडियम ब्रोमाइड है वो अनवाइंड करता है। ये अनवाइंड करता है बाय द फैक्टर ऑफ 26 डिग्री। ये याद रखना, ये 26 डिग्री अनवाइंड करता है इथिडियम ब्रोमाइड। बस इसके बारे में इतना ही। और देखो टोपो आइसोमरेजेस कैसे फंक्शंस कर सकते हैं। टाइप 2 टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, दो मान लीजिए डीएनए है जो अलग अलग है। अब ये क्या करेगा, एक में कट लगाएगा, एक में कट लगा के दूसरे को इसके कट के अंदर डाल देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटेनेशन। और अगर दो डीएनए पहले से ऐसे, मान लो दो रिंग्स हैं, ये दो रिंग्स ऐसे हैं एक दूसरे में फंसी हुई है, ये रिंग्स खोलना है तो एक को कट लगाओ और दूसरी को बाहर निकालो, दोनों को बंद कर दो, और दोनों को वापस फंसाना है तो एक को खोल के ऐसे, बस। टोपो आइसोमरेज सेकंड कैटेनेशन डी कैटेनेशन कर सकता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगा के। अब यहां हमको दिखाया है टाइप 1। टाइप 1 केवल तभी पे कैटेनेशन डी कैटेनेशन कर सकता है जब वन स्ट्रैंड इज ऑलरेडी ब्रोकन, वन स्ट्रैंड इज ऑलरेडी ब्रोकन। एक स्ट्रैंड पहले से टूटा हुआ है। जब एक स्ट्रैंड पहले से टूटा होता है तभी टोपो आइसोमरेज 1 कैटेनेशन या डी कैटेनेशन कर सकता है, नहीं तो ये नहीं कर पाएगा। ये चीज को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। देन नेक्स्ट देखिए, अगली बात करते हैं अपन।
टोपोआइसोमरेज सेकंड और क्या कर सकता है, ये यहां पे आपको डबल स्ट्रैंडेड एक डीएनए नहीं है, ये दो डीएनए है, ये है डीएनए 1 और ये है डीएनए 2। ध्यान से देखो, हाँ ये होमोलोगस डीएनए है, होमोलोगस डीएनए है, ये दो डीएनए एक दूसरे के ऊपर आपस में सुपर कॉइल हो गए, इन डीएनए को कहते हैं इंटेंगल्ड डीएनए। ये डीएनए है सॉरी, वो कहलाता है इनटेंगल्ड डीएनए। तो टोपोआइसोमरेज सेकंड क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज सेकंड इसको डिसइंटेंगल करेगा। ये डिसइंटेंगल डीएनए है, जहां से दो डीएनए आपस में, दो तार है बिजली के और वो दोनों तार एक दूसरे के ऊपर ऐसे सुपर कॉइल हो गए। टोपोआइसोमरेज सेकंड एक काम और कर सकता है, इस डीएनए के अंदर गांठ लगी हुई थी, ये है नोटेड डीएनए, इसमें गांठ लगी हुई, देखो किस तरीके से फंसा हुआ है, और इसको ये अननोट कर सकता है, अननोटेड डीएनए, गांठ को खोल दिया सारी की सारी। तो ये हो गया टोपोआइसोमरेजेस के डाइवर्स फंक्शंस, कौन क्या कर सकता है। देन नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं, एकदम सिंपल सी मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं बता रहा हूं उसको आप आराम से समझिए। टोपोआइसोमरेज 1 क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड पे ब्रेक लगाता है, और 2 क्या करेगा, डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगाएगा। इस एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर एक टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये एंजाइम जब क्लीव करता है तो खुद के टायरोसिन के साथ में ये बना लिया इसने प्रोटीन डीएनए बॉन्ड। एक तरफ प्रोटीन है टोपोआइसोमरेज और एक तरफ डीएनए है, तो ये बन गया प्रोटीन डीएनए लिंक। प्रोटीन और डीएनए दोनों एक दूसरे के साथ में लिंक हो गए। फिर उसके बाद जब पूरा काम हो जाएगा, पास कर देगा दूसरी तरफ, तो ये 3 प्राइम वापस अटैक करेगा अपने ही फॉस्फेट के ऊपर, वापस से बॉन्ड बन जाएगा। ये तो हमने बहुत बार देख लिया ना। काम की बात समझिए, जैसे सपोज करिए कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, एक ही डीएनए के 2 स्ट्रैंड हो गए। अब आपने क्या किया, यहां पे टोपोआइसोमरेज 1 लगाया, तो टोपोआइसोमरेज 1 क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज 1 एक स्ट्रैंड को काट देगा, ये काट दिया। फिर क्या करता है, ये ब्लू वाले स्ट्रैंड को दूसरी तरफ लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये रेड वाला जो स्ट्रैंड है, ये तो कट लगा हुआ स्ट्रैंड है ऐसे, और जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है इसको ये इसके अंदर से ऐसे पास करवा देगा, ऐसे दूसरी साइड भेज दिया, और फिर ये यहां से इसका बॉन्ड बना देगा। तो देखो एक लिंकिंग नंबर बढ़ चुका है यहां पे। आप चाहो तो सिंपल तरीके से काउंट कर सकते हो, एक ट्विस्ट इसने बढ़ा दिया है। ये इसका मैकेनिज्म है। थोड़ा सा और ढंग से देखा जाए अगर मान लीजिए तो कैसे काम करता है। सबसे पहले एंजाइम बाइंड करता है, एंजाइम बाइंड करके ये कट लगाता है। इसमें जो येलो डॉट दिख रहा है ना, ये इसका टायरोसिन है, टायरोसिन। अब जो जी सेगमेंट है उसका कट लग गया, फिर गेट की ओपनिंग हो गई। देखो ये गेट ओपन हो गया पूरा अच्छे तरीके से तीसरे पे। फिर चौथे में क्या होता है, टी सेगमेंट है वो पास हो जाता है दूसरी तरफ, और फिर वापस से गेट क्लोज हो जाता है और इसको वापस से बंद कर देते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही समझने के लिए दे दिया आपको, बाकी आप अपना सिंपल डायग्राम ये वाला है वो देख लो, और नहीं तो जो पीछे वाला ये डायग्राम था ना, ये ठीक है अपना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एंजाइम के काम करने का। सेकंड कैसे काम करता है? सेकंड 2 स्ट्रैंड पे कट लगा के काम करेगा। जो काम फर्स्ट ने किया सेम टू सेम वैसा, ये बस डबल स्ट्रैंडेड कट है। ये देखो 2 डीएनए है, ये लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है।
ये एक ही डीएनए के दो पार्ट्स हैं, मतलब लंबा सा एक ही डीएनए है, उसके दो पार्ट्स हैं, और दो अलग डीएनए है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डबल स्ट्रैंडेड कट लगना चाहिए। तो ऐसे काम करता है टोपोआइसोमरेज सेकंड। देखो ये यहां पे आपको अच्छे से मैकेनिज्म दिखा दिया। जी सेगमेंट एंड टी सेगमेंट बाइंडिंग होती है, फिर एक दो एटीपी की मदद से एक कट लगता है। कट लगता है तो देखो यहां पे एक गैप बन गया है, ये गैप से पासेज होगा, पासेज होने के बाद में वापस से बंद कर दिया जाएगा। आप 1 वाला याद रख लो, 2 वाला सेम है, बस खाली दोनों स्ट्रैंड के एक साथ, दोनों स्ट्रैंड के साथ में होता है। तो ये हुआ हमारे पास में टोपोआइसोमरेज के मैकेनिज्म्स के बारे में। आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी बातें बाद में करते हैं। थैंक यू।